स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं फ्री रेडिकल्स के बारे में। दरअसल मैंने एक बात बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि काऊ मिल्क में एक बीटा कैरोटीन नामक कंपोनेंट्स पाया जाता है जो हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स को किल करता है, हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को किल करता है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं है कि आखिर फ्री रेडिकल्स है क्या और बीटा कैरोटीन है क्या। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को यही बताऊंगा कि फ्री रेडिकल्स कैसे बनता है हमारे बॉडी में और किस प्रकार से बीटा कैरोटीन, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट कैसे हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स को किल करता है और साथ ही साथ बीटा कैरोटीन हमारे बॉडी में और क्या क्या फंक्शन करता है। तो बिना समय गंवाए हुए मैं तुम लोगों को स्टार्ट करता हूं आज का क्लास का नाम है फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स पे ही हम लोग सारी बात करेंगे। अब यहाँ पे हमने पहला बात बताया कि बीटा कैरोटीन यह एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट, अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है और ये कैसे फ्री रेडिकल्स को किल करता है, हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को किल करता है, इसके बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनता कैसे। तो ध्यान देना है यहाँ पे ये बात कि हमारे बॉडी में हमेशा एक प्रोसेस चलता है, चाहे वो डे नाइट, जब तक हम जीवित है तब तक यह प्रोसेस हमारे बॉडी में चलता रहता है और इस प्रोसेस का नाम है मेटाबॉलिक प्रोसेस। यानी कि हमारे शरीर में हमेशा कुछ न कुछ बनता है और कुछ न कुछ टूटता है। तो हमारे शरीर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर कुछ इन्हीं तत्वों से बना हुआ है, उसी तरह से हमारे बॉडी में दो चीज हमारे बॉडी में पाया जाता है। एक है सेल, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, और दूसरा होता है एटम। बिना एटम का कुछ भी नहीं है, ये भी हम सभी लोग जानते हैं। और ये दोनों चीज बना हुआ है इन तीन तत्वों से मिलकर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखो यहाँ पे बायोलॉजी के क्लास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ाने का क्या मतलब। दरअसल हमको ना तो प्रोटॉन से कुछ लेना देना है और ना ही हमको न्यूट्रॉन से कुछ लेना देना है, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री रेडिकल्स। ये बायोलॉजी से रिलेटेड है और हमको पढ़ना है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि हम जानते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहता है, चाहे वो सेल के पास हो चाहे वह एटम के पास हो, दोनों हमेशा पेयर में रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का एक नेचर है, यह हमेशा टूटता रहता है, ब्रेक होता रहता है, ये हमेशा टूटता रहता है। तो जैसे ही मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेस के बीच में ही ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बिछड़ जाता है, टूट जाता है। समझ में आए? तो टूटेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन टूटता है तो जैसे ही इस सेल का इलेक्ट्रॉन टूट के अलग होगा, चाहे इस एटम का इलेक्ट्रॉन अलग होगा, तो ये सेल और ये एटम अनबैलेंस हो जाएगा, यानी कि फ्री हो गया।
यानी कि यह फ्री हो गया, अब यह किसी काम का नहीं है, इसको दिमाग नर्वस आ गया कि क्या करेंगे ना करेंगे, कुछ पता नहीं है इसको। तो एटम बिहेवियर, एटम का जो बिहेवियर होता है यह लाइक अ डॉग बिहेवियर होता है। एटम बिहेवियर इज लाइक अ डॉग बिहेवियर। डॉग का क्या बिहेवियर होता है? डॉग का बिहेवियर होता है कि मान लो कि एक डॉग के पास एक मांस का टुकड़ा है, तो दूसरा डॉग जब उसको देखता है तो उसके मांस को टुकड़ा को छीनने की कोशिश करता है और छीनकर अपने खा लेता है, उसको नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार इसको क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पर देखो कि ये सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन गुम हो गया, खो गया, कुंभ के मेले में खो गया। अब क्या होगा? यह अनबैलेंस हो गया। कौन अनबैलेंस हो गया? एटम अनबैलेंस हो गया। लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो डॉग के जैसे है। तो जैसे ही यह अनबैलेंस हुआ, इसने देखा कि सेल के पास अरे भाई 2 ठो है, तो ये क्या करता है कि सेल का एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को बैलेंस कर लिया। यानी कि एटम अब बैलेंस हो गया, लेकिन अब अनबैलेंस कौन हो गया? सेल अनबैलेंस हो गया। ठीक है, अब क्या होता है? अब ये जैसे ही सेल अनबैलेंस हुआ, अब ये हो गया फ्री। ये कब इसका काम, अब दिमाग काम नहीं कर रहा, ये अब अनबैलेंस हो गया। अब जब यह अनबैलेंस होगा तो सेल बिहेवियर इज लाइक अ ह्यूमन बिहेवियर। सेल बिहेवियर इज लाइक अ ह्यूमन बिहेवियर। इसका जो बिहेवियर होता है इंसान के जैसे होता है। अब इंसान के जैसे कैसे? कि मान लो कि तुम स्कूल गए हो और तुम्हारा फ्रेंड भी गया है, तुमने लंच बॉक्स लाया लेकिन तुम्हारा फ्रेंड लंच बॉक्स लाना भूल गया। अब उस कंडीशन में क्या होगा? तुम क्या करोगे? अपने लंच बॉक्स से रोटी को शेयर करोगे। रोटी को शेयर, रोटी पराठा जो भी, पूरी जो भी है, तुम उसको शेयर करोगे। ऐसा तो नहीं कि वो फ्रेंड तुम्हारा छीन के खा गया, तुम भूखे रह गए, तुमने शेयर किया। ठीक उसी तरह से होता क्या है कि जैसे ही एक सेल का इलेक्ट्रॉन एटम ले लिया, बिछुड़ गया, तो क्या होता है? इस तरह से बॉडी में मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो वो सारे सेल्स में जिस जिस सेल का इलेक्ट्रॉन गुम हो गया है, वो सेल क्या होता है कि मान लो कि एक सेल यहाँ है और एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन गायब 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 है। अब क्या करेगा कि चारों आपस में क्या करता है कि भाई तेरे पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तू भी फ्री है, हम भी फ्री है। अब क्या हुआ कि ये क्या करेगा? ऐसा करते हैं कि हम लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, हम लोग एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, तो क्या होगा कि हम लोग के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो नतीजा क्या होता है कि यह दोनों सेल एक दूसरे से अटैच हो जाता है, ये दोनों सेल एक दूसरे से अटैच हो जाता है। दोनों जैसे ही अटैच होगा तो सेल की, यह सिंगल सेल हो जाएगा, ये भी सिंगल सेल हो जाएगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस हो गया। बैलेंस तो हो गया, बैलेंस तो अपने आप को सेल ने बैलेंस कर लिया, लेकिन हुआ क्या? सेल का जो शेप एंड साइज था, जैसे एक चीनी के दाना का साइज और अगर 2-4 दाने को एक साइड मिला दे तो मिश्री हो जाएगा, तो मिश्री का साइज बड़ा हो जाएगा ना। तो उसी तरह से सेल का जो नेचुरल साइज था, वह नेचुरल साइज अब नहीं रहा, तो सेल का क्या हो गया? साइज एंड थिकनेस बढ़ गया, साइज एंड थिकनेस बढ़ गया। अब देखो, जैसे ही साइज एंड थिकनेस बढ़ेगा तो क्या क्या होगा? मान लो कि यह एक ब्लड वेसल्स है, यह एक
ब्लड वेसल्स है और दिस इज द नॉर्मल सेल। ये ब्लड सेल्स, दिस इज नॉर्मल सेल। मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, नॉर्मल सेल है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये सेल जब फ्री रेडिकल्स होगा और दूसरे सेल के साथ जब अटैच होगा तो सेल की संख्या, स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगी। सेल के स्ट्रक्चर इस तरह का भी हो सकता है, सेल का स्ट्रक्चर इस तरह से भी हो सकता है, सेल का स्ट्रक्चर इस तरह से भी हो सकता है। अब नतीजा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्लड वेसल्स की जो मोटाई है, ब्लड वेसल्स की जो चौड़ाई है वो तो नॉर्मल है, लेकिन उसमें सेल एक एक करके जाने का रास्ता है। जैसे मान लो कि ट्रेन में तुम चल रहे हो तो ट्रेन के गेट में एक एक आदमी का चढ़ने का रास्ता होता है। अगर 5 आदमी, 4 आदमी, 2 आदमी एक साथ घुसेंगे तो क्या होगा, धक्का मुक्की होगा, दबाव पड़ेगा। तो क्या होता है कि यह ब्लड वेसल्स पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, यानी कि क्या होगा, सेल का साइज बढ़ गया तो यह ब्लॉक भी हो सकता है, ब्लड वेसल्स ब्लॉक भी हो सकता है। और उस कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पे सिस्ट का फॉर्मेशन होगा, सिस्ट का फॉर्मेशन होगा। और एनी टाइप ऑफ सिस्ट इनसाइड द बॉडी कॉजेज कैंसर। किसी भी प्रकार का सिस्ट अगर हमारे बॉडी के अंदर होता है और उसको अगर सही से नहीं ठीक किया गया तो वो आगे चलकर कैंसर का कारण बन सकता है, कैंसर का कारण बन सकता है। साथ ही साथ यह कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी पैदा कर सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्लॉकेज होगा और यह ब्लॉकेज अगर हार्ट के आर्टरीज में हो गया तो क्या होगा, तब क्या होगा, हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। दूसरी चीज, अगर यह छोटे छोटे कैपिलरीज में हुआ, अगर यह प्रॉब्लम, ये फ्री रेडिकल्स का प्रॉब्लम छोटे छोटे कैपिलरीज में हुआ, अगर कैपिलरीज में हुआ तो क्या होगा, तो कैपिलरीज में होगा तो वहां पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। क्या होगा, वहां पे इन्फ्लामेशन होगा। और जैसे ही इन्फ्लामेशन होगा तो वहां पे पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो पेन होगा। तो इस तरह से फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी को हार्म करता है। तो अब क्या है, काम क्या है, अब एंटीऑक्सीडेंट का। तो एंटीऑक्सीडेंट इज अ डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस सेल का इलेक्ट्रॉन गुम हो चुका है, एंटीऑक्सीडेंट उसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का, प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे मान लो कि तुम कहीं से बाहर से ट्रेन से सफर करके स्टेशन पे आए और जैसे ही ट्रेन से उतरे और तो तुमने देखा कि तुम्हारा पर्स, जो मनी बैग है, वो किसी ने पिक पॉकेट कर दिया, पिक पॉकेट हो गया। अब जैसे ही तुम्हारा उसमें एटीएम कार्ड था, पैसा था, अब तुम्हारे पास घर जाने के लिए कोई पैसा नहीं है। उस समय में तुम्हारी स्थिति क्या होगी, उस समय में तुम्हारी जैसी स्थिति होगी, तुम एकदम बेचैन हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि अब हम करें तो क्या करें। तो जिस तरह से तुम्हारी स्थिति उस समय होगी, यानी कि तुम हो गए फ्री रेडिकल्स, तुम्हारी स्थिति ठीक फ्री रेडिकल्स के द्वारा हो गई कि अनबैलेंस हो गए। तभी तुमको याद आया कि तुम्हारा कोई दोस्त स्टेशन के आसपास में रहता है, तुमने उसको फोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हो गई है, तुम कहीं से भी 1000 रुपया लेकर आओ और मुझे दो। जब तक वो दोस्त तुम्हारे पास नहीं आता है तब तक तुम फ्री रेडिकल्स हो, तब तक तुम फ्री रेडिकल्स हो। लेकिन जैसे ही वह तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास आया और तुम्हें 1000 रुपया दिया और तुमने उस पैसे को लेकर पॉकेट में रखा, तो जैसे ही पॉकेट में रखा तुमने वो पैसा, तो तुम क्या हो गए, अनबैलेंस से बैलेंस हो गए। यानी कि
अब तुम फ्री रेडिकल्स नहीं रहे, टेंशन रहेगा लेकिन तुम फ्री रेडिकल्स अब नहीं रहे, अब तुम बैलेंस हो गए। तो जैसे ही तुम्हारा पीक पॉकेट हुआ, तुम हो गए फ्री रेडिकल्स, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड आकर तुमको जो मनी प्रोवाइड किया, तो तुम्हारा फ्रेंड जो हो गया वो हो गया एंटीऑक्सीडेंट। अब क्लियर हुआ? तो जैसे ही बीटा कैरोटीन रिच फूड हम लेते हैं, बीटा कैरोटीन रिच फूड हम लेते हैं, तो यह हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट का काम, तो सबसे पहला काम क्या करता है? फ्री रेडिकल्स को किल करेगा। तो जैसे ही हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को यह किल करेगा, तो क्या क्या प्रॉब्लम से हमको बचाएगा? तो ये कैंसर से भी हमको बचा दिया, यह इन्फ्लामेशन से भी हमको बचा दिया, यह कार्डियोवास्कुलर डिजीज से भी हमको बचा दिया। साथ ही साथ बीटा कैरोटीन विटामिन ए के फॉर्मेशन में भी काम करता है, विटामिन ए को भी फॉर्म करता है। तो और विटामिन ए के लिए हमारे लिए क्यों जरूरी है? विटामिन ए हमारे आईज के लिए जरूरी है, कोरोनरी सॉरी आईज के लिए जरूरी है, स्किन के लिए जरूरी है, कॉर्निया के लिए जरूरी है, इस सब के लिए। साथ ही साथ ओल्ड एज में जो मसल्स में लूजनेस आ जाते हैं, उसके लिए भी विटामिन ए बहुत जरूरी है, यानी कि मसल्स को टाइट रखने के लिए भी विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। अब है कि ये रिच फूड से हमको बीटा कैरोटीन लेना पड़ता है। अगर रिच फूड से बीटा कैरोटीन हम नहीं लेते हैं, हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा नहीं बढ़ती है, तो मार्केट में एज अ मेडिसिन बहुत सारे कंपनियों का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसलिए ये सजेशन है कि हर नॉर्मल इंसान को भी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पर कम से कम 15-20 दिन के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट का टैबलेट पर डे लेना चाहिए, ताकि आपके बॉडी में इन सारे सिम्टम्स को, इन सारे बीमारियों से आपके शरीर की रक्षा हो सके। अब नॉर्मल रिच डाइट में, सबसे पहले रिच डाइट में ये हमको मिलेगा कहां से? रिच डाइट में हमको, डाइट में ये कहां से मिलेगा? तो इसका सोर्स क्या है? बीटा कैरोटीन का सोर्स क्या है वो मैं बता दे रहा हूं। सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन, सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन। तो सबसे पहले ये इसका सोर्स जो होगा वो हो गया कैरोट, जो गाजर हम लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैरोट मतलब ऐसा समझ लो, कलरफुल फ्रूट एंड वेजिटेबल, कलरफुल फ्रूट एंड वेजिटेबल। कलरफुल फ्रूट में हो गया कैरोट, हो गया लीफी वेजिटेबल, हो गया लीफी वेजिटेबल, हो गया, ये हम ले सकते हैं, ठीक है, लीफी। उसके बाद स्वीट पोटैटो, हम ले सकते हैं, ठीक है। पंपकिन्स ले सकते हैं, पंपकिन्स में भी लिख सकते हैं। एंड बेल पीपर्स, ये सब चीज जो है यह बीटा कैरोटीन में रिच है। साथ ही साथ हम काउज मिल्क भी ले सकते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन इन काउज मिल्क, तो गाय का दूध जो होता है वो भैंस के दूध से हल्का पीलापन लिए होता है। इसी के कारण होता है क्योंकि गाय के दूध में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, इसलिए गाय का दूध भैंस के दूध से थोड़ा सा पीलापन लिए हुए होता है। और जैसे ही हमारे बॉडी में इस एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा संपूर्ण होगी, पूरी होगी, तो ये हमको बचाएगा किस चीज से? स्किन डिजीज से बचाएगा,
स्किन डिजीज से बचाएगा, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर, रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इन्फ्लामेशन, इन सारी चीजों से हमको बचाएगा। आशा करता हूं तुम लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में बताना और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना और जितना ज्यादा हो सके आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।